बैंक ऑक्शन और सरफेसी लॉ पर बेस्ड मेरी सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसे शुरुआत करते हैं इस लॉ के सबसे जरूरी सेक्शन से, सेक्शन 13। ये पूरे सरफेसी एक्ट की जान है। इसे समझे बिना ना ऑक्शन समझ आएगा ना अपने राइट्स पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रमेश ने घर के अगेंस्ट लोन लिया, ईएमआई मिस हुई, 90 दिन क्रॉस हुए, अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया और यहीं से सेक्शन 13 का पूरा खेल शुरू होता है। सबसे पहले सेक्शन 13(1), यह एक चुपचाप सी लाइन है लेकिन पूरा गेम यही पलटती है। यही वो सेक्शन है जो सरफेसी को स्पेशल पावर देती है जिससे वो नॉर्मल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के रूल्स को ओवरराइड कर पाती है। अकाउंट एनपीए बनते ही बैंक रमेश को नोटिस भेजता है सेक्शन 13(2) के तहत, पूरी लायबिलिटी 60 डेज में चुकाओ। लेकिन ध्यान दो, यह नोटिस वेग नहीं हो सकता। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, हर पैसे का ब्रेकअप साफ होना चाहिए। कोलकाता डीआरटी के एक केस में एचडीएफसी वर्सेस जॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में था। उसके नोटिस में इंटरेस्ट रेट ही नहीं लिखा था। डीआरटी ने पूरा नोटिस ही इनवैलिड कर दिया। तो सबसे पहले ऑक्शन के 13(2) नोटिस को ध्यान से पढ़े, यहां पर कोई ना कोई रेड फ्लैग मिल सकता है। फिर आता है सेक्शन 13(3) जो कहता है कि नोटिस में एसेट्स भी क्लियरली बताने होंगे। अगर आपको इशूड नोटिस में मॉर्गेज एसेट का सही डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है तो ऑक्शन के आगे के सारे प्रोसेस बेकार हो जाएंगे। इसी के अंदर आता है 13(3)(a) जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रमेश को हक है कि वो बैंक नोटिस पर ऑब्जेक्शन फाइल करे। बैंक को ऐसे ऑब्जेक्शंस पर 15 दिनों के अंदर रीजंस के साथ जवाब देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटीसी लिमिटेड वर्सेस ब्लू कोस्ट होटल्स के केस के मामले में साफ कहा कि यह सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर बैंक चुप रहे या टका सा जवाब दे दे असली ऑब्जेक्शन को एड्रेस किए बिना, तो पूरी सरफेसी कार्रवाई गिर सकती है। यही वो वेपन है जो ज्यादातर बोरोवर को पता नहीं होता। अगर 60 दिनों में पैसा नहीं आया तो बैंक मॉर्गेज एसेट्स का पोजीशन ले सकता है, एसेट्स मैनेज कर सकता है या फिर मैनेजर नियुक्त कर सकता है और यहीं से प्रोसेस ऑक्शन की तरफ बढ़ता है। सेक्शन 13(8) सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। पहले कानून कहता था कि प्रॉपर्टी के एक्चुअल ऑक्शन होने से पहले तक कभी भी बैंक का पूरा ड्यूज चुकाकर अपना एसेट वापस रिडीम किया जा सकता है। लेकिन 2016 के एक अमेंडमेंट ने मामला बदल दिया। अब रिडेम्पशन का राइट ऑक्शन नोटिस पब्लिश होते ही खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई मामलों में कंफर्म किया है। मतलब अगर ऑक्शन नोटिस छप गया तो अब पैसे लेकर दौड़ने का भी कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल टेकअवेज तो रमेश जैसे किसी भी बॉरोवर के लिए 3 चीजें क्रिटिकल है। पहला, 13(2) नोटिस के हर डिटेल को चेक करो। दूसरा, 13(3)(a) के तहत ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करो। और तीसरा, ऑक्शन नोटिस छपने से पहले ही मूव करो, क्योंकि उसके बाद कानून आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अगले एपिसोड में हम सीधा ऑक्शन प्रोसेस पर जाएंगे, कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और कहां बॉरोवर को मौका मिल सकता है। चैनल को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। बैंक ऑक्शन एंड सरफेसी मामलों पर चल रहे मेरे सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पिछले पार्ट में हमने रमेश को छोड़ा था एक मुश्किल मोड़ पर। उसका अकाउंट एनपीओ हो चुका था, बैंक का 13(2) नोटिस आ चुका था और उसे 13(3)(a) के तहत ऑब्जेक्शन भेजने का भी मौका मिला था। आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। 13(2) नोटिस के तहत दिए गए 60 डेज की वह घड़ी जो टिक टिक करती रही, आखिरकार अब खत्म हो गई है। रमेश अब भी पैसा नहीं भर पाया है। अब बारी आती है पोजीशन की। सेक्शन 13(4) के तहत सरफेसी कानून की असली ताकत। इस सेक्शन के तहत बैंक के हाथ में 4 ऑप्शन आ जाते हैं। चाहे तो एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं चारों ऑप्शन, चाहे अलग अलग। सबसे पहले एसेट का पोजीशन लेना, प्रॉपर्टी पर सीधा कब्जा। अगर एसेट कोई चलता हुआ बिजनेस है तो उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेना, उस एसेट को चलाने के लिए कोई मैनेजर अपॉइंट कर देना। और अगर रमेश का किसी तीसरे व्यक्ति पर कोई पैसा बकाया है तो बैंक सीधा उससे वसूली कर सकता है, रमेश को पूरी तरह बाईपास करके। रमेश के लिए यहाँ जानना जरूरी है कि पोजीशन का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। पोजीशन भी 2 तरह के होते हैं और यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। सिंबलिक पोजीशन, सिंबलिक पोजीशन में बैंक सिर्फ कागजी तौर पर कब्जा दिखाता है, प्रॉपर्टी पर नोटिस चिपका देता है, लेकिन रमेश असल में उसी घर में रह सकता है। दूसरा होता है फिजिकल पोजीशन, जिसमें बैंक वाकई घर खाली करवा कर उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर रमेश फिजिकल पोजीशन लेने ही ना दे? मान लीजिए रमेश ने पोजीशन देने से साफ मना कर दिया। यह बैंक कोर्ट का रुख नहीं करता, सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देता है सेक्शन 14 के तहत। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को 30 डेज के अंदर पोजीशन दिलवानी होती है। जरूरत पड़े तो यह 60 डेज तक भी बढ़ सकती है। प्रैक्टिकली ये उससे भी ज्यादा लंबा खिंच जाता है। एक बात यहाँ पर रमेश को ध्यान रखना होगा कि मजिस्ट्रेट यहाँ सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, उसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। इसलिए अगर रमेश उसके पास पहुंच भी जाता है कोई लीगल ऑब्जेक्शंस के साथ, तो भी वह कुछ कर नहीं पाएगा। असली लीगल लड़ाई सिर्फ और सिर्फ डीआरटी में ही लड़ी जा सकती है। और यहीं पर रमेश के लिए सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है। 13(4) का नोटिस आते ही, मतलब पोजीशन का नोटिस आते ही रमेश को लगता है कि कुछ करना चाहिए, उसे बैंक के एक्शन के खिलाफ कहीं जाना चाहिए। बैंक को तो उसने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था, पर बैंक उसका जवाब देकर अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ गई। सो अब अगर रमेश बैंक कार्रवाई को चैलेंज करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है सेक्शन 17 का, जिसके तहत वो डीआरटी जा सकता है बैंक के खिलाफ। पर रमेश को यह ध्यान रखना होगा कि उसे यह कदम नोटिस मिलने के 45 डेज के अंदर ही उठाना होगा।
यह क्लॉक बहुत स्ट्रिक्ट है। सो अब तक की कहानी को अगर हम समेटें तो रमेश ने डिफॉल्ट किया, उसका अकाउंट एनपीए हुआ, बैंक ने 13(2) के तहत नोटिस भेजा, रमेश को रिप्लाई का मौका मिला, लेकिन 60 डेज की खिड़की बंद होने के बाद भी वो बैंक ड्यूज नहीं भर पाया और आखिरकार बैंक ने उसके सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन ले लिया। अब सवाल है कि क्या रमेश बैंक की इस कार्रवाई को डीआरटी में चैलेंज करेगा? यह सब अगले वीडियो में। चैनल को फॉलो करके रखिए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। बैंक ऑक्शन एंड सरफेसी सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने रमेश को उस मोड़ पर छोड़ा था जहां बैंक ने उसका घर पोजीशन में ले लिया था। आज सवाल यह है कि क्या रमेश के पास अब भी कोई रास्ता बचा है? जवाब है हाँ, लेकिन एक ऐसी घड़ी के साथ जो टाइम के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। आइए समझते हैं। इस मोड़ पर रमेश के पास साथ है सेक्शन 17 ऑफ सरफेसी एक्ट, डीआरटी जाने का दरवाजा। जब सिर्फ 13(2) का नोटिस आया था रमेश के पास, तब वह डीआरटी नहीं जा सकता था। उस वक्त उसके पास 13(3)(a) की ऑब्जेक्शन की विंडो थी। बस इतना ही हक था उसके पास। लेकिन जैसे ही बैंक ने 13(4) के तहत कोई कदम उठाया, चाहे पोजीशन हो, मैनेजमेंट कंट्रोल हो, कुछ भी, यहीं से एक नई घड़ी शुरू हो जाती है 45 दिन की काउंटिंग के साथ। 45 दिनों का यह टाइमलाइन कोई कैजुअल डेडलाइन नहीं है। डीआरटी चाहे तो डिले कंडोन माफ कर सकता है, लेकिन कोर्ट्स आमतौर पर इसमें सख्ती रहे हैं, क्योंकि पूरे एक्ट का जो मकसद है सरफेसी एक्ट का, वो है रिकवरी को तेज करना। तो अगर रमेश यह सोचकर बैठ जाए कि बाद में देख लेंगे, तो मौका हाथ से फिसल सकता है, शायद हमेशा के लिए। अब सवाल है कि रमेश इस मौके का फायदा उठाने के लिए क्या कर सकता है। रमेश अपने वकील के पास जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उसके पास कई ग्राउंड्स हो सकते हैं। अगर शुरुआती 13(2) नोटिस ही डिफेक्टिव था, वेग था, अमाउंट क्लियर नहीं था, अगर उसने 13(3)(a) के तहत जो ऑब्जेक्शन रेज किया था बैंक के नोटिस के अगेंस्ट और बैंक ने उसकी बात ना सुनी, कोई लेटर में रिप्लाई नहीं किया या सिर्फ एक नॉर्मल सा टका सा जवाब दे दिया, तो भी एक ग्राउंड बनता है। अगर उसका अकाउंट गलत तरीके से एनपीए क्लासिफाई हुआ होगा, अगर बैंक से सरसई पोर्टल पर उस सिक्योरिटी की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बैंक उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सरसई पर अपडेट नहीं करता है, तो सरफेसी कानून लागू ही नहीं हो सकता। और आखिरी एक पॉइंट हो सकता है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी एग्जम्पशन कैटेगरी में आती हो, जैसे अगर एग्रीकल्चर लैंड है, तो भी वो सरफेसी के कानून से बाहर है। रमेश को अब समझ आता है कि इनमें से हर एक ग्राउंड उसकी लड़ाई का एक हिस्सा बन सकता है, बशर्ते वह सही टाइम पर कदम उठाए। लेकिन डीआरटी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? यहां एक जरूरी बात रमेश को समझनी होगी कि डीआरटी उसके मूल लोन के डिस्प्यूट को दोबारा नहीं सुनता। वह सिर्फ इतना देखता है कि सरफेसी का प्रोसेस सही से फॉलो हुआ है या नहीं। अगर बैंक की तरफ से कोई गड़बड़ी मिलती है तो डीआरटी वापस पोजीशन दिलवा सकता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं, यह सिर्फ एक मौका है। तो रमेश अपने डिफेंस की ग्राउंड तैयार करता है। 45 डेज के विंडो के भीतर डीआरटी का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन एक सवाल अब भी अनआंसर्ड है कि अगर डीआरटी से राहत नहीं मिली और बात ऑक्शन तक पहुंच गई, तो फिर इस पर बात हम अगले पार्ट में करेंगे। चैनल को फॉलो करके रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सरफेसी एंड बैंक ऑक्शन सीरीज का यह फाइनल पार्ट है। आज रमेश की कहानी को शुरू से आखिर तक एक साथ समेटते हैं। रमेश की ईएमआई रुकी, 90 डेज क्रॉस हुए, अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया। यहीं से सरफेसी शुरू होता है। बैंक ने 60 डेज की डिमांड नोटिस भेजी, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, सिक्योर्ड एसेट की डिटेल्स के साथ। पूरा पैसा 60 डेज में इंटरेस्ट के साथ भरो। पर इसके साथ आया 13(3)(a) का हक। रमेश 13(2) के नोटिस का ऑब्जेक्शन दे सकता था। बैंक को 50 डेज में जवाब भी देना मैंडेटरी था। पर 60 डेज बाद भी पैसा नहीं आया तो बैंक के पास आया सिक्योरिटी पोजेशन का हक, सेक्शन 34 के तहत। पोजेशन सिंबॉलिक भी हो सकती है, मतलब सिर्फ नोटिस चिपका दिया, या फिर फिजिकल भी। अगर रमेश दरवाजा ना खोले या फिजिकल पोजीशन में कोऑपरेट ना करे, तो सेक्शन 14 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 to 60 डेज में पोजीशन दिलवा सकता है। मजिस्ट्रेट सिर्फ यहाँ फैसिलिटेटर होता है, जुडिशियल पावर नहीं रखता। सेक्शन 34 के एक्शन के बाद 45 डेज के अंदर रमेश डीआरटी जा सकता था। ग्राउंड्स थे डिफेक्टिव नोटिस, 13(3)(a) का वायलेशन, गलत एनपीए क्लासिफिकेशन, सरसई रजिस्ट्रेशन का ना होना। यह हक उसे सेक्शन 17 देता है। डीआरटी सिर्फ प्रोसेस के साथ कंप्लायंस देखता है, लोन रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं देखता। डीआरटी हारे तो सेक्शन 18 के तहत डीआरटी अपील जा सकते हैं, लेकिन 50% ऑफ द लोन अमाउंट, जो डिमांडेड अमाउंट है, उसको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। इसे 25% तक घटाया जा सकता है, लेकिन तभी भी यह काफी बड़ा अमाउंट है। एक और बात हमने देखा कि केस चलने से ऑक्शन रुकता नहीं। ऑक्शन अपनी स्पीड से चलता रहता है। सिर्फ स्पेसिफिक स्टे एप्लीकेशन ही ऑक्शन को रुकवा सकती है, पर यह भी नॉर्मली मिलता नहीं। अब आते हैं सरफेसी के उस सेक्शन पे जहां पे बताया गया है कि प्रॉपर्टी ऑक्शन करना कैसे है। इसका डिटेल है सेक्शन 38 के पावर से बने रूल 8 और रूल 9 में। इसके तहत 2 अखबारों में पोजीशन नोटिस के साथ साथ प्रॉपर्टी पर भी नोटिस चिपकाना, अप्रूव्ड वैल्यूअर से ऑक्शन वैल्यूएशन में दिए गए रिजर्व प्राइस के हिसाब से बिडिंग, 30 दिनों की सेल नोटिस, ऑक्शन में सबसे हाईएस्ट बिडर का पहला हक होना प्रॉपर्टी पर, एंड आफ्टर ऑक्शन 25% तुरंत एंड बैलेंस 75% 15 दिनों में देने का स्ट्रिक्ट नियम है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रमेश के पास आखिरी हथियार बचता है सेक्शन 19 का। अगर बैंक ने कोई प्रोसेस तोड़ा हो तो प्रॉपर्टी वापस मिले या ना मिले, फिर भी कॉम्पनसेशन मिल सकता है।
पर इसके लिए भी रमेश सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। सेक्शन 34 नॉर्मल सिविल कोर्ट्स के इंटरफेरेंस को रोकता है। ऑल चैलेंजेस ओनली थ्रू डीआरटी। क्यों? क्योंकि सरफेसी का सेक्शन 35 इसे बाकी कानूनों पर ओवरराइटिंग इफेक्ट देता है। रास्ता सिर्फ डीआरटी है। पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि अगर कोई बैंक एकदम फ्रॉडुलेंट एक्ट पर उतारू हो जाए तो रमेश बेचारा पूरे प्रोसेस में लूपहोल खोजता रह जाए और प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 का प्रोटेक्शन है, जहां वह डायरेक्टली हाई कोर्ट पहुंच सकता है, रिट पिटीशन डाल सकता है। पर यह बहुत नैरो विंडो है। हाई कोर्ट को यह कन्विंस करना पड़ता है कि बैंक इज एक्चुअली एट फॉल्ट और इंडल्जेंट इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। सो यही है पूरा सफर, एनपीए से ऑक्शन तक, हर डेडलाइन, हर हक एक जगह। पूरे सीरीज को कंबाइन करके मैं अपने यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इसे डाल दूंगा। 50 मिनट्स का कंटेंट होगा, आप इसे देख सकते हैं। उम्मीद है यह सीरीज आपके काम आई। शुक्रिया बने रहने के लिए। ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया है अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब। नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक बड़ा फैसला आया है। 2010 में एक प्रॉपर्टी की नीलामी हुई थी। नियम है कि बिड जीतने के बाद बिडर को 25% अपफ्रंट देना पड़ता है और बाकी 75% के लिए मिलता है 15 दिनों का समय। इस केस में ऑक्शन बिडर ने थोड़ी देरी कर दी। कितनी? उसने बैलेंस अमाउंट दिया 20वें दिन पर, यानी 5 दिनों की देरी। सिर्फ 5 दिनों की देरी। ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो चुकी थी, सो उसके वारिस डीआरटी अपील में गए। कहा गया कि सरफेसी एक्ट के एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया गया, सो ऑक्शन कैंसिल किया जाए। डीआरटी एपेलेट ने अपील रिजेक्ट कर दिया। फिर मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी मामला रिजेक्ट कर दिया। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां से यह विस्फोटक फैसला आया है। अब ध्यान से सुनिए, जिस बॉर्वर और गारंटर ने लोन लिया था उन्होंने कितने साल डिले किए पैसे भरने में। लोन अकाउंट के एनपीए होने के बाद 1997 में बैंक ने बॉर्वर के अगेंस्ट कोर्ट से डिक्री हासिल की थी कि पैसा चुकाओ, लेकिन मामला सिविल था, सो रिकवरी नहीं हो पाई। 1997 में सरफेसी कानून भी नहीं था, वो बना 2002 में। कानून आने के बाद भी बैंक ने नोटिस भेजा 2009 में और फाइनली नीलामी हुई 2010 में। यानी एनपीए से लेकर ऑक्शन तक पूरे 13 साल लग गए रिकवरी में। इस दौरान बॉर्वर या गारंटर जिसकी प्रॉपर्टी थी उनको नहीं सोचा कि बैंक का पैसा लौटाए। 13 साल की रिकवरी प्रोसेस बनाम खरीदार की सिर्फ 5 दिन की देरी। एक और फैक्टर गौर लायक है, यह केस डीआरटी से डीआरटी, वहां से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2010 की नीलामी 2026 में रद्द हुई, पूरे 16 साल बाद। 16 साल तक ऑक्शन बिडर पूरे पैसे भर कर भी अपनी प्रॉपर्टी का पीसफुल पोजीशन एंजॉय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि 5 दिनों की देरी हुई थी। पहले बॉर्वर और गारंटर की तरफ से 13 सालों की देरी, उसके बाद लीगल सिस्टम से 16 सालों की देरी, पर सुप्रीम कोर्ट की आंखों में खटक गया 5 दिन का डिले, जो नियम के बियॉन्ड था। इन्हीं टेक्निकलिटीज की वजह से आज कानून और लीगल सिस्टम पूरी तरह से दलालों के हाथ में चला गया है। फाइनल फैसला है कि बैंक को अब खरीदार का पूरा पैसा 7% इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा और गारंटर की बेटी को एक आखिरी मौका मिला है प्रॉपर्टी रिडीम करने का। पूरा पैसा चुकाओ बैंक का और प्रॉपर्टी लेके जाओ। इस केस में कोर्ट को चाहिए था कि लॉ के केवल एक लाइन को ना पढ़कर पूरे केस के टाइमलाइन को देखे, जजमेंट अलग होता। केस में बात किसी के साइड लेने की नहीं है। मैं बैंक के प्रति सिंपैथाइज नहीं करता हूं, ना ही उस बॉर्वर के गारंटर और उसकी जो वारिस थी, उसकी बेटी थी, उनके प्रति भी मेरा कोई खास इशू नहीं है। उनके पास टाइम था, समय रहते बैंक का पैसा किसी सेटलमेंट के थ्रू या कोई और ऑप्शन देख के उन्हें चुकाना था। लेकिन जब एक बार ऑक्शन हो गया तो ऑक्शन बिडर की क्या गलती थी? उसने तो पूरा पैसा भरा, उसे तो नहीं पता था कि बैंक ने टाइमलाइन फॉलो किया है या नहीं किया है। 16 सालों तक उसका पैसा फंसा रहा। आज भले कोर्ट बोल दे कि 7% इंटरेस्ट के साथ उसका पूरा पैसा लौटाओ, लेकिन स्टिल यह कोई बात नहीं हुई। इस केस में आप लोगों के लिए एक बड़ा लेसन है। सरफेसी एक्ट के हर एक सेक्शन की एक वैल्यू है और पूरे प्रोसेस में जो टाइमलाइन डिफाइन किया गया है वो पूरे सरफेसी एक्ट की जान है। चाहे आप बैंक हो, खरीदार हो, कर्जदार हो, 5 दिन की गलती भी 16 साल की कानूनी लड़ाई बन सकती है। अगर आपने बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने वाले हैं तो अगले 2 मिनट आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। केस है पुणे का। बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक प्रॉपर्टी थी, एक लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज थी, बॉर्वर ने डिफॉल्ट किया। बैंक ने पूरे प्रोसेस के साथ सरफेसी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया। एक बायर ने बिड जीती, पूरा पैसा भरा, सेल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हुआ, पोजीशन भी मिल गया। हर लीगल और प्रैक्टिकल सेंस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट थी। सेल कंप्लीट होने के बाद ओरिजिनल बॉर्वर और जो प्रॉपर्टी ओनर था वो डीआरटी पहुंचा और उसने कहा कि बायर ने जो बिड लगाई है मैं उससे ज्यादा दे सकता हूं, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। बॉर्वर का जो टोटल लोन आउटस्टैंडिंग था वो 2.90 करोड़ के लगभग था। ऑक्शन प्राइस था 1.96 करोड़ रुपए और बॉर्वर का नया ऑफर था 3 करोड़ 25 लाख रुपीज। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, सरफेसी एक्ट में 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ था। सेक्शन 13(8) में साफ लिखा गया कि ऑक्शन नोटिस पब्लिश होने के बाद बॉर्वर का प्रॉपर्टी वापस लेने का हक नहीं बचता, जो राइट ऑफ रिडम्पशन जिसे कहते हैं, चाहे वो पूरा लोन भरने को तैयार ही क्यों ना हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात 2023 में कही, 2024 में कही, 2025 में फिर से कही, 3 अलग अलग केसेस में, तीनों बार एकदम साफ तरीके से। और इस केस में तो ऑक्शन नोटिस की बात छोड़िए, पूरा ऑक्शन ही कंप्लीट हो चुका था, बिड अमाउंट जमा हो चुका था, सेल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो चुका था। लेकिन धन्य हो पुणे डीआरटी का, जिसने 20 मई 2026 को ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में ऑक्शन के तहत हुए सेल को 28 मई 2026 तक होल्ड पर रखने का कहा गया। बॉर्वर को मौका दिया गया कि वो खुद का बायर लेके आए, 3 करोड़ 25 लाख में प्रॉपर्टी बेचे और आउटस्टैंडिंग लोन क्लोज करे। ऑक्शन परचेजर के प्रति थोड़ी सी दया दिखाते हुए कहा गया कि जो मॉर्गेजर है, जो जिसने लोन लिया था, वो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्च वापस करे। और इस पूरे ड्रामे में सबसे शॉकिंग किरदार था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ने पहले तो बॉर्वर के एप्लीकेशन को कोर्ट में कंटेस्ट किया, लेकिन जब सुनवाई के दौरान डीआरटी ने बैंक का स्टैंड जाना चाहा तो बैंक अपना पल्ला झाड़ते हुए सेफ खेल गया। कहा कि आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप वो बायर हैं, आपने अपनी सेविंग्स लगाई, शायद लोन भी लिया, ड्यू डिलिजेंस की, रजिस्ट्रेशन करवाई, पोजेशन लिया, और फिर एक दिन डीआरटी का ऑर्डर आ गया, सेल होल्ड पे है। कोई गलती नहीं थी आपकी, कोई फ्रॉड नहीं किया था आपने कोई रूल भी नहीं तोड़ा था। आपने बस यह गलती कर दी कि बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा रख के आपने एक ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की। और यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है डीआरटी के पावर पर। अगर बॉर्वर यह साबित कर दे कि बैंक ने ऑक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी की, सरफेसी के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तब डीआरटी इंटरवीन करके ऐसे सेल को कैंसिल करवा सकता है। इस केस में बॉर्वर की तरफ से ऐसे किसी ग्राउंड पर सेल को चैलेंज किया ही नहीं गया। बॉर्वर सिर्फ यह कह रहा था कि मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यह आर्गुमेंट लीगली वैलिड नहीं है। फिर भी यह ऑर्डर आया। मैं इस केस में बायर को होने वाले लॉस से आगे बढ़कर इसके एक अलग बट डेंजरस इंपैक्ट को देख रहा हूं। अगर ऐसे मनमाने ढंग से ऑक्शन प्रोसेस को कंडक्ट किया जाने लगा आगे से, तो फिर ऑक्शन में बायर्स कम आएंगे, कंपटीशन कम होगा, बिड्स कम मिलेंगी, रिकवरी कम होगी, एनपीए रेजोल्यूशन और मुश्किल होगा। और नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का, डिपॉजिटर्स का, हम जैसे लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने बैंक में पैसे रखे हैं, जिनका इस पूरे ड्रामे से कोई मतलब नहीं है। यही है ऑक्शन प्रॉपर्टी का वो छुपा हुआ रिस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बम फोड़ा है, जिसका असर बैंकिंग और रिकवरी मामलों में लंबे समय तक रहने वाला है। 13 मार्च 2026 को दिए गए अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑक्शन प्रोसेस में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ इस केस के टाइमलाइन पर भी आपका ध्यान चाहूंगा। भारतीय जुडिशियल सिस्टम पर दया और हंसी दोनों एक साथ आएगी। केस में डिफॉल्ट होता है 1998, ऑक्शन इनिशिएट होता है जनवरी 2010, ऑक्शन असल में होता है अक्टूबर 2010। फाइनल सेल सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो हाईएस्ट बिडर के फेवर में हो रहा है वो 2011 में हुआ, और इसके बाद कहानी शुरू होती है। मॉर्गेजर जो था 2017 में मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया एक रिट पिटिशन के साथ। दलील यह थी कि ऑक्शन के लिए जो रिजर्व प्राइस तय किया गया था वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू से काफी कम था। 2020 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑक्शन को तो सही ठहराया, लेकिन ऑक्शन प्राइस को फर्दर रिव्यू के लिए केस वापस डीआरटी भेज दिया। मतलब ऑक्शन वैलिड है, लेकिन ऑक्शन प्राइस क्वेश्चनेबल है। यह लॉजिक थोड़ा अजीब था। रिजर्व प्राइस पूरे ऑक्शन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर उसी में गड़बड़ी है तो ऑक्शन वैलिड कैसे रह सकता है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि ऑक्शन अपनी जगह सही है, लेकिन प्राइस का सवाल अभी खुला रहेगा और इसकी जांच अब डीआरटी करेगा। अब ऑक्शन परचेजर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उनका साइड था कि जब सेल कंफर्म हो गया है और सेल सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब केस रीओपन कैसे हो सकता है। मतलब द ऑक्शन शुड अटेन फिनैलिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अलग ही ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने कहा कि ऑक्शन सेल कंफर्म हो जाना पूरी तरह फाइनल सील नहीं है। अगर क्रेडिबल सवाल उठते हैं कि वैल्यूएशन गलत थी, रिजर्व प्राइस गलत तय हुआ था, ऑक्शन प्रोसेस फेयर नहीं था, तो कोर्ट उस पूरे प्रोसेस की जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता है। यानी सेल सर्टिफिकेट भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता। कोर्ट ने साफ कहा कि रिकवरी प्रोसीडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी बेच देना नहीं होता, बल्कि असली एम यह है कि सिक्योर्ड एसेट्स की सबसे अच्छी पॉसिबल प्राइस मिलनी चाहिए, ताकि क्रेडिटर्स और बॉर्वर्स दोनों के इंटरेस्ट बैलेंस हो सके। अब समस्या है कि यह मामला डीआरटी के पास चला गया। डीआरटी को अब यह कितने साल लगेगा यह तय करने में कि रिजर्व प्राइस सही था या नहीं, पता नहीं। आफ्टर जांच मान लीजिए कि रिजर्व प्राइस सही निकला, तब तो ठीक है, चलो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि रिजर्व प्राइस और ऑक्शन प्राइस सच में कम थे, तो फिर क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि इस डिफरेंस अमाउंट को भरेगा कौन? क्या 2011 में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बायर 15 साल बाद यह पैसे भरेगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर ऑक्शन प्रोसेस की सैंक्टिटी ही क्या है? मेरी समझ से अगर रिजर्व प्राइस में कोई भी गलती निकलती है तो उसके लिए कंसर्न बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए, क्योंकि रिजर्व प्राइस का कैलकुलेशन और वैल्यूएशन उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसके बाद कोई उसमें डिफरेंस आता है या कोई मैल प्रैक्टिस नजर आती है तो उसकी रिकवरी बैंक से होनी चाहिए। बायर को इन सब मामलों से फ्री रखना चाहिए, वरना तो ऑक्शन बायर हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अनसर्टेनिटी में रहेगा। आज प्रॉपर्टी खरीद 10, 15, 20 साल के बाद भी कोर्ट कुछ भी कह सकता है। और यह केवल एक केस की कहानी नहीं है। छोटे छोटे लीगल मामलों में भी जहां रूल्स और लॉज बिल्कुल क्लियर हैं, वहां भी हमें केसेस डिस्पोज ऑफ करने में दशकों लग रहे हैं। इसी केस में देखिए, डिफॉल्ट हुआ है 1998 में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी 2026 में। अभी भी यह पूरा फैसला नहीं है, अभी फिर से डीआरटी के पास गया है, और कितने साल लगेंगे नहीं पता। यानी करीब 28 साल तो अभी लग चुके हैं। अब जरा सोचिएगा कि जब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकवरी मैटर्स में भी हमारा जुडिशियल सिस्टम दशकों ले रहा है,
तो क्या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट पे भरोसा करेंगी? सोचिएगा जरा। क्या आपने कभी किसी बैंक से ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचा है? सोचिए, आप पैसे भी दो, प्रॉपर्टी भी ले लो और बाद में कोर्ट बोल दे भाई ये डील ही गैर कानूनी था। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले की। गोविंद कुमार शर्मा बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बकाया लोन रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी की नीलामी निकाली। नीलामी में गोविंद कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने बोली लगाई, पैसे दिए और प्रॉपर्टी ले ली। लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। बोरोवर यानी प्रॉपर्टी का असली मालिक नीलामी के अगेंस्ट कोर्ट जाता है। ऐसे मामले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा देखे जाते हैं। बोरोवर ने डीआरटी में दलील दी कि यह नीलामी गलत है क्योंकि बैंक ने सरफेसी रूल 2002 के नियमों का पालन नहीं किया। रूल 86 कहता है प्रॉपर्टी बेचने से 30 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है और रूल 87 कहता है नोटिस 2 अखबारों में छपना चाहिए जिसमें से एक लोकल भाषा का होना चाहिए। बोरोवर का आरोप था कि बैंक ने यह दोनों नियम तोड़े। डीआरटी में बैंक की सफाई थी कि पूरा प्रोसेस काफी हद तक सही तरीके से अपनाया गया था। बोरोवर बार बार डिफॉल्ट करता था, इसीलिए वो टेक्निकलिटीज का सहारा नहीं ले सकता। डीआरटी में ऑक्शन परचेजर का पॉइंट था कि मैंने पूरी बिड अमाउंट ईमानदारी से अदा की है। खरीदने के बाद प्रॉपर्टी पर मरम्मत एंड रिनोवेशन का काम भी कराया है, इसीलिए मुझे पोजीशन दिया जाए और लीगल ऑनर के रूप में मान्यता दी जाए। तीनों पक्षों के सबमिशंस के बाद आया समय डीआरटी के फैसले का। डीआरटी बोरोवर के पक्ष में गया, कहा कि नीलामी में अनिवार्य नोटिस के नियमों का उल्लंघन हुआ है, सो ऑक्शन इज इनवैलिड। फैसले को डीआरटी एपेलेट में चैलेंज किया गया। डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी डीआरटी के फैसले को बरकरार रखा। मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी और कहा कि ऑक्शन इज इलीगल। फाइनली ऑक्शन परचेजर गोविंद कुमार शर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्शन परचेजर के वकील ने जोर दिया कि खरीदार ने ईमानदारी से प्रॉपर्टी खरीदी है और पैसा लगाया है। दलील दिया गया कि सरफेसी नियमों का सब्सटेंशियल कंप्लायंस भी पर्याप्त होना चाहिए। वहीं बोरोवर के वकील ने सरफेसी के 86 और 87 की सख्त भाषा की ओर ध्यान दिलाया। कहा कि नॉन कंप्लायंस विद द रूल्स इज इक्वल टू इलीगल ऑक्शन, चाहे खरीदार कितना भी ईमानदार क्यों न हो। सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि सरफेसी एक्ट का रूल 86 एंड 87 मैंडेटरी रूल्स हैं, कोई औपचारिकता नहीं। चूंकि ये कंप्लाई नहीं हुए हैं, सो द ऑक्शन इज इलीगल। कोर्ट ने खरीदार के प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन कहा कि सवाल इक्विटी वर्सेस लॉ का है। पर चूंकि खरीदार इनोसेंट था, इसीलिए बैंक को आदेश दिया गया कि ऑक्शन में दिया गया पूरा अमाउंट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऑक्शन परचेजर को वापस की जाए। चूंकि खरीदार को पता था कि ऑक्शन को चैलेंज किया गया है, इसके बावजूद उसने रिनोवेशन पे खर्च किए, इसीलिए वह किसी भी प्रकार के अतिरिक्त मुआवजे का हकदार नहीं है। बैंक को कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी कि सरफेसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। की टेक अवेज फ्रॉम दिस केस। बोरोवर के लिए कि डिफॉल्टर होने के बाद भी अगर आपके साथ बैंक सही प्रोसेस का पालन नहीं करता तो ऑक्शन को चुनौती दी जा सकती है। बैंकों के लिए सरफेसी एक्ट के रूल्स का कंप्लायंस मैंडेटरी है। शॉर्टकट इज इक्वल टू इनवैलिड ऑक्शन। पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है पब्लिक के लिए। आम पब्लिक को ऑक्शन में बिड करने के पहले प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमे विवाद की जांच जरूर करना चाहिए। आपका इनोसेंस और ऑनेस्टी कोर्ट में आपको बचा नहीं पाएगा। मुंबई हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले ने बैंक ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी लेने की चाह रखने वालों को एक नया सरदर्द दे दिया है। केस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ इसी महीने के 10 तारीख यानी 10 दिसंबर 2025 का। मामला यह था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वंदना चौधरी और रविंदर चौधरी को एक फ्लैट के अगेंस्ट कोई लोन दिया। लोन एनपीए हुआ। बैंक ने सरफेसी कानून के हिसाब से कार्रवाई की और सारे प्रोसेस डिलीजेंटली फॉलो करते हुए प्रॉपर्टी का ऑक्शन शेड्यूल किया। 30 मई 2025 को हुए ऑक्शन में एरो बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुल बिडर बनकर उभरा और उन्होंने 25% ऑफ द ऑक्शन वैल्यू का पेमेंट भी बैंक को कर दिया। 18 से 20 जून के बीच ऑक्शन बिडर ने बाकी पैसे भी जमा कर दिए और बैंक ने उसके फेवर में सेल सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू कर दिया। पर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। 9 जून को वन ऑफ द फ्लैट ओनर वंदना चौधरी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के सेक्शन 94 के तहत पर्सनल बैंक्रप्सी फाइल की। एप्लीकेशन एडमिट हुई और इसी आईबीसी कानून के सेक्शन 96 के तहत मोराटोरियम लागू हो गया। मतलब अब वंदना चौधरी के खिलाफ कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएंगे। मोराटोरियम के हथियार से लैस वंदना चौधरी ने डीआरटी पे केस डाला और कहा कि बैंक ने जो फाइनल सेल सर्टिफिकेट इशू किया है वह इनवैलिड है क्योंकि फाइनल सेल सर्टिफिकेट के पहले आईबीसी लेड मोराटोरियम ट्रिगर हो चुका था। डीआरटी ने कहा बात तो सही है, आईबीसी और सरफेसी कानूनों की टकराव की स्थिति में आईबीसी को प्रायोरिटी है इस मामले में। डीआरटी के फैसले के अगेंस्ट ऑक्शन बिडर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, साथ में यूनियन बैंक भी था। हाई कोर्ट में 2 बातें कही गई। पहली दलील थी कि सेल नोटिस के पब्लिश होने के बाद ओरिजिनल ओनर्स का राइट प्रॉपर्टी से ऐसे भी चला जाता है। फिर यह आईबीसी का मोरेटोरियम इस केस में लागू ही नहीं होता क्योंकि सेल नोटिस काफी पहले पब्लिश किया जा चुका था। दलील यह दी गई कि ऑक्शन बिडर ने मोरेटोरियम के पहले ही ऑक्शन का मैंडेटरी 25% पैसा दे दिया था। फिर ऐसे किसी स्टे का क्या मतलब है। मुंबई हाई कोर्ट ने सारे दलीलों पर गौर फरमाने के बाद जो कहा वो कानून और बैंकिंग की समझ रखने वालों के लिए दिलचस्पी का विषय है। कोर्ट का कहना था कि सरफेसी एक्ट के रूल्स के हिसाब से सेल नोटिस के बाद से भले ओरिजिनल ओनर्स की राइट टू रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी चली जाती है पर प्रॉपर्टी ओनर वो बने रहता है।
यहां सेल नोटिस इशू होने के बाद राइट ऑफ रिडम्पशन के चले जाने का मतलब है कि एक बार जब सेल नोटिस इशू हो गया तो बोरोवर के पास यह हक नहीं रह जाता कि वो बैंक को अप्रोच करे और अपना पूरा पैसा या पूरा लोन अमाउंट वापस भर के प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ले। ये राइट ऑफ रिडम्पशन सेल नोटिस इशू होने के बाद चला जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं रहता। इस केस में चूंकि फाइनल सेल सर्टिफिकेट 20 जून को इशू किया गया, इसका मतलब यह था कि ओरिजिनल ऑनर वंदना चौधरी ही प्रॉपर्टी की मालिक थी 20 जून तक, और चूंकि सेल सर्टिफिकेट के इशू होने के पहले ही आईबीसी मोरेटोरियम ट्रिगर हो चुका था, सो बैंक द्वारा इश्यूड सेल सर्टिफिकेट इनवैलिड हुआ। मतलब कि पूरा पैसा देने के बाद भी ऑक्शन बिडर को प्रॉपर्टी नहीं मिली। बदले में उसने गुहार लगाई कि प्रॉपर्टी मत दो, पर एटलीस्ट बैंक को डायरेक्शन तो दो कि मेरा पूरा पैसा वापस लौटाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं था, आपने तो पोजीशन मांगा था जिसे हमने डिक्लाइन कर दिया। आपको अगर पैसा वापस चाहिए बैंक से तो दूसरी एप्लीकेशन फाइल कीजिए। तो यह तो हालत है अपने यहाँ की ओवर एक्टिव जुडिशरी की। ऐसे में कोई क्यों ही फंसना चाहेगा। वीडियो के अंत में आरबीआई एंड मिनिस्ट्री से अपील है कि आईबीसी और सरफेसी के बीच उठे इस कंफ्यूजन को तत्काल दूर करे, वरना हर डिफॉल्टर यही नया रास्ता अख्तियार करेगा। किसी बोरोवर के डेथ के बाद लोन का क्या होता है? मुझे कई लोगों ने मैसेज में पूछा है कि लोन लेने के बाद अगर बोरोवर की डेथ हो जाए तो बैंक रिकवरी कैसे करेगा? बोरोवर्स के बच्चों या लीगल हायर्स पर उस लोन को भरने की कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? आइए समझते हैं बैंक्स के पास अवेलेबल रिकवरी ऑप्शंस आफ्टर डेथ ऑफ एनी बोरोवर को। जैसे ही पता चलता है कि किसी बोरोवर की डेथ हो गई है तो सबसे पहले यह चेक किया जाता है कि बोरोवर ने कोई लोन इंश्योरेंस या लोन प्रोटेक्शन प्लान लिया था या नहीं। अगर लिया है तो फिर काम आसान हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेस शुरू होती हो और सारी चिंता खत्म। अगर लोन से कोई अटैच्ड इंश्योरेंस ना हो तो देखा जाता है कि क्या लोन में कोई को एप्लीकेंट या ज्वाइंट बोरोवर है जो रिपेमेंट कैपेसिटी रखता हो। अगर ऐसा है तो भी बात मैनेज हो जाती है, ज्वाइंट बोरोवर या को एप्लीकेंट विल कंटिन्यू टू रीपे द लोन। अगर पहले बताया दोनों सिनेरियो से रिकवरी की कोई संभावना नहीं बनती तो बैंक यह देखता है कि क्या लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी अवेलेबल है, घर, शॉप, लैंड, फैक्ट्री, कार, एनी सिक्योरिटी। अगर वो लोन सिक्योर्ड था तो बैंक उसके सिक्योरिटी का ऑक्शन प्रोसेस इनिशिएट कर रिकवरी कर सकता है। लेकिन क्या हो कि ना लोन इंश्योरेंस लिया, ना कोई जॉइंट बोरोवर है और ना ही कोई सिक्योरिटी। सिंपल भाषा में मान लीजिए पर्सनल लोन था, अब बैंक क्या करेगी? देखिए इसमें कानून सिंपल है। बोरोवर्स के लीगल हायर्स या उनके बच्चों के ऊपर बोरोवर के डेथ के बाद उनके द्वारा लिए गए लोन्स को चुकाने की जिम्मेदारी तभी आती है जब उन्होंने कोई एसेट इनहेरिट की हो, डेथ के बाद कोई संपत्ति मिली हो, वो भी उस एसेट के वैल्यू इतना ही। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लोन 50 लाख का था और बोरोवर के लीगल हायर्स को 1 करोड़ की संपत्ति मिली बोरोवर के डेथ के बाद। ऐसी स्थिति में उन्हें पूरा लोन चुकाना होगा। पर अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति हमें मिली जिसकी वैल्यू ही 10 लाख रुपए है, तो फिर मैं 50 लाख का लोन कैसे चुकाऊंगा? सो मेरी लायबिलिटी जितना मैंने इनहेरिट किया है एसेट उतने तक ही है। अगर आप एसेट इनहेरिट कर रहे हैं तो लायबिलिटी भी आपके गले आएगी। लेकिन अगर इनहेरिटेंस में कुछ मिले ही नहीं तो फिर आप उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी से मुक्त। बेसिक पॉइंट यह है कि बैंक लीगल हायर्स या बोरोवर्स के घर वालों से उनके पर्सनल एसेट्स या इनकम से मृतक के लोन को चुकाने को नहीं कह सकता। बैंक का दावा केवल डिसीज्ड के एसेट्स पर ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। मेरी सलाह है कि हर लोन के अगेंस्ट में लोन प्रोटेक्शन या लोन इंश्योरेंस प्लान अवश्य लें। लोन में गारंटर बनने का मतलब क्या होता है? बैंक में काम करने के दौरान बहुत से कस्टमर्स के सिबिल में डिफॉल्ट दिखता है, उनके खुद के लोन में नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए किसी गारंटी वाले लोन में। रीजन पूछने पर बहुत ही कैजुअली वे कहते हैं कि ये तो मेरा लोन नहीं है, वो तो एक जगह गारंटर बन गया था। उन्हें शायद गारंटी वर्ड की गहरी समझ नहीं होती है। किसी लोन के गारंटर होने की जिम्मेदारी का बोझ उन्हें नहीं पता होता है। इसीलिए अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जान पहचान का आपसे कहे बस एक साइन कर दो, महज एक फॉर्मेलिटी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बैंक का रिक्वायरमेंट है, मैं हूं ना, तो ठहर जाइए। क्योंकि एक छोटे से सिग्नेचर की कीमत आपकी पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है। अगर बोरोवर ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक सीधे आपके घर भी पहुंच सकती है। तो आइए समझते हैं कि लोन गारंटर की कानूनी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। क्या बैंक पहले बोरोवर के पास जाती है या सीधे गारंटर के पास भी जा सकती है डिफॉल्ट के कंडीशन में? क्या गारंटर के पर्सनल एसेट्स भी ऑक्शन हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन, गारंटर होता कौन है? गारंटर वह इंसान होता है जो बैंक से यह वादा करता है कि अगर बोरोवर लोन नहीं चुकाएगा तो वह खुद उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। यानी बैंक ने सिर्फ बोरोवर पर भरोसा नहीं किया है, उसने गारंटर के भरोसे पर भी लोन दिया है। दूसरा क्वेश्चन, क्या डिफॉल्ट होने पर बैंक पहले बोरोवर के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती है या गारंटर की भी लायबिलिटी पहले दिन से शुरू हो जाती है? बहुत से लोगों को लगता है कि बैंक पहले बोरोवर से सारे रिकवरी एफर्ट्स के बाद ही, जैसे उनकी प्रॉपर्टी बेचना, लीगल केस करना, उसके बाद ही गारंटर के पास जा सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। गारंटर की जिम्मेदारी बोरोवर के बराबर होती है, उससे कम नहीं।
साथ में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरेलल होती है, मतलब बोरोवर के साथ होती है, उसके आगे पीछे नहीं। बैंक में जब डिफॉल्ट होता है तो पहला नोटिस बोरोवर के पास जाता है और उसी दिन साथ ही एक और नोटिस बनता है जो गारंटर को भेजा जाता है। तो बैंक कानून के अनुसार सीधे गारंटर से भी पूरी रकम की मांग कर सकती है, यानी बोरोवर और गारंटर दोनों बैंक के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक साथ एक ही समय पर। तीसरा क्वेश्चन, क्या गारंटर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिकवरी के दायरे में आती है और ऑक्शन की जा सकती है? बिल्कुल। भले गारंटर ने वह प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज नहीं की हो, बैंक उसको अटैच कर सकती है कोर्ट के परमिशन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन, अगर बोरोवर गायब हो जाए, इंडिया से भाग जाए या जानबूझकर पेमेंट बंद कर दे, फिर भी गारंटर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बैंक गारंटर से रिकवरी की प्रक्रिया जारी रख सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर बोरोवर की डेथ हो जाए तो कई लोग सोचते हैं कि बोरोवर की मौत के साथ गारंटर की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि लोन बकाया है तो गारंटर की जिम्मेदारी बनी रहती है। बोरोवर की डेथ गारंटर को उसके लायबिलिटी से फ्री नहीं करती। इसीलिए गारंटर बनना सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है, ये कानूनी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखिए, लोन तो बोरोवर लेता है, लेकिन आपकी गारंटी के साथ उस लोन की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ जाती है। क्या होगा अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि आपकी जमीन अब आपकी नहीं रही? जरा सोचिए, आपकी अपनी सरकार आपकी ही जमीन अपने नाम कर ले और कानून का सहारा भी ले ले। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही हुआ है कटरा, जम्मू कश्मीर में। और इस केस का जो अंजाम हुआ है वो हर भारतीय को जानना चाहिए। कहानी शुरू होती है माता वैष्णो देवी मंदिर के पास से। कटरा में कुछ परिवारों की जमीन थी, पीढ़ियों से चली आ रही थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज भी थी। फिर सरकार आई और बोली, भाई थोड़े समय के लिए जमीन दे दो हमें, तीर्थ यात्रियों के लिए पार्किंग बनानी है। बात 60s एंड 70s की है। फैमिलीज ने सोचा माता के भक्तों के लिए है, मना कैसे करें। उन्होंने अपनी जमीन दे दी। साथ में एक भरोसा भी मिला कि अगर यह जमीन हमें परमानेंटली चाहिए होगी तो हम कानूनी रूप से इसे आपसे खरीदेंगे और उचित कॉम्पनसेशन भी देंगे। फिर साल गुजरे और कईयों साल गुजर गए। उस जमीन पर पार्किंग बनी, सड़क बनी, ऑटो स्टैंड बना, पार्क तक बन गया। मालिक बार बार अधिकारियों के पास गए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार सन्नाटा। आखिरकार मामला कोर्ट पहुंचा और तब सरकार ने अपने 3 बड़े दाव खेले। पहला दाव, हम 68 से इस जमीन पर काबिज है, 1968 से, इतना लंबा समय हो गया है। दूसरा, यह जमीन पब्लिक यूज में है, जनता के ही काम आ रही है। और तीसरा, सबसे खतरनाक दाव, एडवर्स पोजीशन के तहत इतने साल से कब्जा रखा है, अब यह जमीन कानूनी तौर पर हमारी हो चुकी है, मतलब सरकार की। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है कि ये एडवर्स पोजीशन क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझिए कि एक बहुत पुराना कानूनी प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर लंबे समय तक बिना किसी रुकावट, खुलेआम और असली मालिक की मर्जी के खिलाफ कब्जा रखता है तो एक समय के बाद वह उस जमीन का मालिक बन जाता है। भारत में लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए यह समय सीमा 12 साल है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के लिए यह समय सीमा 30 साल है। बट इसके लिए 4 स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स हैं। पहला, होस्टाइल पोजीशन होना चाहिए, कब्जा मालिक के इच्छा के खिलाफ होना चाहिए। दूसरा, ओपन एंड नोटोरियस होना चाहिए, कब्जा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए। तीसरा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कब्जा लगातार होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। और चौथा, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अब सोचिए, क्या इस केस में ये सारी शर्तें पूरी होती थी? और यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि सरकार का कब्जा था, होस्टाइल नहीं था। जमीन मालिकों ने खुद परमिशन देकर जमीन दी थी, सरकार ने खुद कब्जा करके नहीं लिया था। और कानून साफ कहता है कि अगर कब्जा परमिशन से हुआ हो तो कभी भी एडवर्स पोजीशन में नहीं माना जाएगा। इस पूरे मामले को जम्मू एंड कश्मीर की हाईकोर्ट ने सुना। कोर्ट ने साफ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300A यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून की उचित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। भले ही प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन यह आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आखिरी फैसला यह था कि सरकार या तो 6 महीने के अंदर जमीन को अक्वायर करे, उचित मुआवजा दे, या तो जमीन खाली करे। अब ये सवाल आता है कि इस पूरे मामले से हमने सीखा क्या? पहला सबक, अपनी जमीन कभी भी चाहे सरकारी क्यों ना हो, बिना लिखित समझौते के टेम्पररी यूज के लिए मत दीजिए। दूसरा सबक, एडवर्स पोजीशन का डर असली है, लेकिन यह तभी लागू होता है जब कब्जा होस्टाइल हो, परमिशन से नहीं। तीसरा सबक, आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी सबसे बड़ी ढाल है। सरकार भी आपकी प्रॉपर्टी बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं ले सकती। और सबसे अहम बात, अगर आपकी जमीन पर कोई बैठा हो, चाहे वह सरकारी क्यों ना हो, तो लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी किराएदार कभी भी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, चाहे वह उस प्रॉपर्टी में कितने भी लंबे समय से क्यों न रह रहा हो। ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल के इस मामले में कोर्ट ने किराएदारों के अधिकार और एडवर्स पोजीशन के प्रिंसिपल पर भी गहरी चर्चा की, जिसने देश में किराएदारी और संपत्ति के अधिकारों के बीच के विवादों को सदा के लिए साफ कर दिया है। डिस्प्यूट के पीछे की कहानी 1953 से शुरू होती है, जहां एक लीज एग्रीमेंट के तहत मूल मकान निवासी रामजी दास ने किराएदार किशन लाल को अपनी एक दुकान किराए पर दी। किशन लाल के निधन के बाद उसके बेटे विष्णु गोयल ने किराए पर दुकान चलाई। इस बीच मकान मालिक का देहांत हो गया। उनकी बहू ने 1999 में उनकी वसीयत के जरिए दुकान पर अपना मालिकाना हक जताया। साथ ही किराएदार को किराया नहीं देने और अपने खुद के बिजनेस में विस्तार करने के लिए दुकान खाली करने होगी। किराएदार तो अड़ गए कि दुकान तो हम खाली नहीं करेंगे।
ऑनर्स कोर्ट पहुंचे और मांग की कि टेनेंट्स को बाहर किया जाए और उन्हें पोजीशन दिलवाया जाए। किराएदारों ने कोर्ट में कुछ दलील रखी। ज्योति शर्मा का दुकान पर मालिकाना हक ही नहीं बनता क्योंकि वसीयत फर्जी है। उन्होंने असली मकान मालिक के ऑनर होने पर भी सवाल खड़ा किया कि प्रॉपर्टी तो उनके भाई की थी, तो वो असली ऑनर कैसे हुए, और चूंकि वो असली ऑनर नहीं हुए तो फिर वसीयत में वो अपने बहू को ऐसी प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं। पिछले 45-50 सालों से दुकान पर हमारा कब्जा है, तो राइट ऑफ एडवर्स पोजेशन के तहत दुकान हमारा हुआ। लोअर कोर्ट ने मकान मालिक के सूट को खारिज कर दिया। अपीलीय कोर्ट ने भी सेम फैसला दिया। हाई कोर्ट ने भी फैसले को रद्द करने से मना कर दिया। थक हार कर ज्योति शर्मा पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों के सारे चैलेंजेस को एक एक कर एग्जामिन किया और अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। वसीयत फर्जी है कि बात पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि विल का प्रोवेट जब 2018 में किया जा चुका था तो फिर इसे फर्जी कैसे माना गया। किराएदारों के दूसरे पॉइंट पर कोर्ट का कहना था कि जब आपने रेंट एग्रीमेंट ओनर से किया था और बदले में हर महीने किराया दे भी रहे थे, तब आपको कभी यह नहीं सूझा कि दुकान उनकी है या उनके भाई की। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किराएदारों को मकान मालिक की संपत्ति के स्वामित्व पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब जब किराया मकान मालिक को भुगतान होता रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को भी लताड़ लगाई कि मामला जब टेनेंसी का था तो आप लोगों ने इसमें ऑनर के टाइटल को क्यों एग्जामिन करना शुरू कर दिया। राइट ऑफ एडवर्स पोजीशन वाले दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे सुनने के पहले यह जान लीजिए कि यह होता क्या है। राइट ऑफ एडवर्स पोजीशन के तहत आपके प्रॉपर्टी पे किसी और के द्वारा 12 सालों तक का लगातार कब्जा पोजीशन आपको आपकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से महरूम कर सकता है, पर ऐसा होने की कुछ शर्तें हैं। वह कब्जा आपके नॉलेज में हो, आपने उस कब्जे के लिए कोई अनुमति नहीं दी हो, आपने उस कब्जे को हटाने के लिए किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की हो लास्ट 12 सालों में, और यह कब्जा एडवर्स होना चाहिए, मतलब आपके परमिशन के बिना। कोई टेनेंट अगर रेंट एग्रीमेंट के तहत 12 सालों से रह रहा हो और आपको हर महीने रेंट दे रहा हो तो ऐसा परमिशन एडवर्स नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने भी यही माना कि किराएदारों का कब्जा परमिशन आधारित था, रेंट बेस्ड था, इसलिए वे एडवर्स पोजीशन के तहत मालिकाना हक नहीं पा सकते थे। 2025 में आए इस फैसले में कोर्ट ने टेनेंट्स को क्लियर डायरेक्शन दिया है कि साल 2000 से पेंडिंग जितना भी किराया है वो तत्काल भुगतान हो और 6 महीने के भीतर दुकान का पीसफुल पोजीशन मालिक को सौंपा जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना मकान किराएदारों को दिया हुआ है तो 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखें। प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट हो, रेंट हमेशा बैंक अकाउंट या चेक से ही लें, कैश में बिल्कुल नहीं, और 12 सालों के अनइंटरप्टेड पोजीशन देने से बचें। आपकी प्रॉपर्टी बची रहेगी।